हेलो दोस्तों, सभी लोग अच्छे होंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। आज हम लोग चैप्टर 7 क्लास 6 एनसीईआरटी आज कर रहे हैं। देखो, इस चैप्टर का नाम है अशोका जिसने युद्ध छोड़ा। ठीक है, तो इसका मतलब अशोक के बारे में मेनली बात होगी इसमें, लेकिन अशोक जिस वंश परंपरा का था उसका भी मेंशन होगा। एम्पायर, जो उसका एम्पायर था तो वो मौर्यन एम्पायर से जुड़ा हुआ था। तो ये शुरू होता है ना चंद्रगुप्त मौर्य से, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य डायनेस्टी शुरू की है। ठीक है, तो ध्यान रखना 300 BC के आसपास चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली है। अब हम इस पर अगर बात करें थोड़ी सी मौर्य साम्राज्य पे, तो इसमें मौर्यन एम्पायर को कुछ प्रोविंसेस में बांटा गया, जिसको आज हम राज्य कहते हैं ना, स्टेट, तो उसको प्रोविंस अगर हम कहें, प्रांत में बांटा गया था। और बहुत बड़ा एम्पायर था। आप लोगों ने अशोक के बारे में सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, और भी बहुत सारे थे। तो ये प्रोविंसेस का हेड कौन होता था? गवर्नर हेड होता था। तो ध्यान रखना, राज्यपाल उसको कहा गया है। तो गवर्नर हेड होता था प्रोविंसेस का, लेकिन किसी को भी प्रोविंस का गवर्नर नहीं बनाते थे मौर्यन एम्पायर के लोग। वो सिर्फ अपनी फैमिली के जो लड़के होते थे, जिनको प्रिंस या राजकुमार कहते थे, उनको ही बनाते थे। ठीक है, एक बात ये ध्यान रखना। दूसरी बात, मौर्यन एम्पायर की कैपिटल क्या थी? तो वो भी आप ध्यान रखना, पाटलिपुत्रा। ठीक है, जो आज का पटना है ना, वो। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि इनके यहाँ इनकम का सोर्स क्या था। राजा को इनकम कहाँ से आती थी? अपने जो ऑफिसर्स होते थे उनको देने के लिए। तो ध्यान रखना, टैक्सेस लगाते थे वो लोग, और ये टैक्सेस रेगुलर थे। इससे पहली वाली क्लास में हमने बात की थी ना कि उत्तर वैदिक काल में टैक्सेस रेगुलर होने लगे। तो जब रेगुलर होने लगे तो ये उसी की बात की कहानी है। ध्यान रखना, कर जो थे वो नियमित रूप से वसूले जाते थे, हिंदी में कहें हम। अच्छा, इनकम का एक सोर्स और हुआ करता था, उसको नजराना क्या है। ये नजराने कैसे होते थे? ये इर्रेगुलर होते थे, यानी कि इसमें जरूरी नहीं है कि आपको रेगुलर इनकम होगी मंथली या ईयरली, लेकिन टैक्स की तरह। लेकिन इनमें क्या होता था, लोग जैसे सपोज करो राजा के किसी काम से बहुत खुश हुए लोग, या सब कुछ ठीक चल रहा है, तो लोग आते थे कि भाई इतनी फसल हुई है, इतना हम गठरी बांध के लाए, और वो राजा का जो ऑफिसर गया उसके आगे रख दिया। तो ध्यान रखना, ये इर्रेगुलर होता था। और दूसरी बात, लोग अपनी मर्जी से देते थे, इन पे कंपल्सन नहीं था। जैसे टैक्स को कंपल्सन कहेंगे हम, लेकिन ये कंपल्सन नहीं है। जैसे इस टाइम प्रधानमंत्री ने जो राहत कोष बनाया है ना कोविड-19 से निपटने के लिए, तो लोग अपनी मर्जी से दे रहे हैं, कोई कंपल्सन तो नहीं है। तो ये कुछ वैसा ही कह सकते हो आप। ठीक है, अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं जो चैप्टर का नाम है अशोका। तो अशोक के बारे में थोड़ी सी बात करें। अशोक के बारे में जानकारी जो मिलती है ना, वैसे रिकॉर्ड में तो कुछ है नहीं, लेकिन इसके कुछ अभिलेख हैं। ठीक है, ध्यान रखना, जो उसने बड़े बड़े पत्थरों पे कुछ लिखवाए हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि अशोक के जो अभिलेख हैं वो किस भाषा में लिखे गए? लैंग्वेज क्या है? तो प्राकृत लैंग्वेज है। ध्यान रखना, जो महावीर और महात्मा बुद्ध, इन दोनों की जो लैंग्वेज थी ना जनता को एड्रेस करने के लिए, संबोधन के लिए, वो प्राकृत भाषा थी अशोक के अभिलेखों की। ठीक है, अच्छा, स्क्रिप्ट क्या था, लिपि क्या थी? तो लिपि इनकी ब्राह्मी थी। लेकिन अशोक का एक दो अभिलेख ऐसे हैं जो नॉर्थ वेस्ट में, जो अफगानिस्तान वगैरह है, जो दूसरी लिपि में है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ब्राह्मी लिपि है। लिपि का मतलब समझ रहे हो आप? जैसे लिपि का मतलब आप जो लिख रहे हो, जैसे मैंने लिखा ऊपर, तो ये ऊपर जो लिखने का तरीका है ये लिपि है। तो ध्यान रखना, ये लिपि ब्राह्मी है, और भाषा जैसे हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। ठीक है, तो ये दोनों बातें, बहुत क्वेश्चन आता है इस पर, ध्यान रखना कौन सी भाषा थी, कौन सी लिपि थी। अच्छा, अशोक के बारे में एक बहुत फेमस बात है कि उसने कलिंगा युद्ध किया था, और इस कलिंग युद्ध के बाद
उसका हृदय परिवर्तन हुआ, मतलब वो बिल्कुल बदल गया, क्योंकि कई लाख लोग उसमें मारे थे इसने, अशोका ने। इसीलिए उसको लगा कि मैंने क्यों इनोसेंट लोगों की जान ली किसी जगह को जीतने के लिए, तो उसने फिर युद्ध ना करने की नीति अपनाई है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कलिंग युद्ध जो है ना, वो अशोक के राजा बनने के कितने साल बाद उसने किया था, तो ध्यान रखना 8 साल बाद किया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। अच्छा, कलिंगा कहाँ है आज के एरिया में अगर हम कहें, तो ध्यान रखना जो समुद्र से लगा हुआ एरिया है ना, उड़ीसा का कोस्टल एरिया, उड़ीसा कोस्टल एरिया जो है उड़ीसा का, वो है ये कलिंग, ठीक। और फिर अब सवाल ये है कि उसने क्या किया, इतने लोगों की जान गई युद्ध में, तो उसने ऐसा क्या किया। तो पश्चाताप के लिए उसको जो रिग्रेट हुआ, उसने कुछ पॉलिसीज अपनाई। सबसे पहले उसने खुद धम्म का पालन किया, मतलब कुछ रूल्स फ्रेम कर दिए कि जीव हत्या नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, कोई चोरी नहीं करेगा, कोई किसी को अननेसेसरी परेशान नहीं करेगा, ऐसे बहुत सारे रूल्स उसने बताए। उसको धम्म कहा गया है। धम्म का मतलब यहाँ धर्म से है, मतलब आप अच्छा करो, तो अच्छा करोगे वही धर्म है, सीधी सी बात है। तो धम्म का पालन उसने खुद किया है। एक बात ये ध्यान रखना इस पश्चाताप के लिए कि मैं अब ऐसा ही करूंगा, और दूसरों को भी पालन करने के लिए इंस्पायर किया है। तो 2 बातें, ठीक है। अच्छा, धम्म जो है वो क्या है, अगर हम ऐसे कहना चाहें तो ये धम्म वो है जिसमें राजा जनता के फादर की तरह, यानी कि जनता बच्चा है और राजा पिता है, पापा है, वो बताएगा कि देखो ये गलत है, ये सही है, आपको ये करना है, समझा बुझा के, और कहीं कहीं जबरदस्ती भी है। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस को कहा गया है धम्म। अच्छा, राजा या पिता, सॉरी, राजा जो है ना वो पिता की तरह कुछ निर्देश देगा, उसको हम धम्म कहेंगे। तो ये धम्म जनता तक फैलेंगे कैसे, जाहिर सी बात है, उसके लिए कुछ अपॉइंटमेंट्स करने पड़ेंगे आपको। तो उसने धम्म महामात्रा, ये ऑफिसर्स होते थे, इनको अपॉइंट किया था, जो ये देखते थे कि जो रूल्स बनाए गए हैं धम्मा के, धर्म के, वो जनता फॉलो कर रही है नहीं कर रही है। तो जो नहीं कर रहे होते थे उनको जो पेनाल्टी वगैरह होती होगी वो। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उसने ऐसे लोगों का अपॉइंटमेंट किया। और उससे भी बड़ी बात ये है कि बौद्ध धर्म जो है ना, वो अशोका के टाइम पे बहुत ज़्यादा कैसे फैला है, देखो ऐसे ही फैला है। उसने सीरिया में, मिस्र में, ग्रीस में और श्रीलंका में, इन देशों में इनको भेजा है, अपने दूतों को भेजा है कि मैसेज लेके जाओ धर्म का, धम्मा का, मतलब वो बुद्धा का धर्म, मतलब बुद्धा का जो आइडियोलॉजी थी बुद्धा की, वो फैलाने की कोशिश की गई है। ये एक तरीका था, ठीक है। और देखो यहाँ पे ना एक बात और ध्यान रखना, ये मैंने बताना भूल गया मैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य ना, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे एक मेगास्थनीज नाम का ट्रैवलर आया है। तो ध्यान रखना ये कभी कभी पूछता है कि ये किसका दूत था, ठीक है। तो ध्यान रखना सेल्यूकस निकेटर का दूत था। कहाँ का था, यूनान का, और अगर एरिया पूछता है तो वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया से, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना कि कहाँ से आया था, अगर एरिया पूछ लेता है तो, और अगर कंट्री का नाम पूछता है तो, ठीक है। और राजा कि कौन से राजा का है, तो यहाँ पे हम पॉज ले रहे हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो इसमें ना उसी चैप्टर में एक मेंशन हुआ है रामपुरवा अभिलेख, स्तंभ विलेख। ये बिहार में आज एक जगह है जिसको रामपुरवा हम कह रहे हैं, तो हमने उसका नाम उसी हिसाब से रख दिया, रामपुरवा स्तंभ है, पिलर किसका है, मौर्यकालीन है। ये आज कहाँ है ये पूछता है, कई बार पूछा हुआ है। तो ध्यान रखना आज ये प्रेसिडेंशियल हाउस, राष्ट्रपति भवन जो हमारा है उसमें रखा हुआ है, उसमें लगा हुआ है, गड़ा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, मौर्य साम्राज्य जो था, मौर्यन एम्पायर, वो कैसे ख़त्म हुआ और उसके बाद क्या हुआ। तो आपको पता है अशोक के बाद 1 राजा 2 राजा और आए सही, फिर उसके बाद ये लोग बहुत कमज़ोर राजा साबित हुए, और फिर छोटे छोटे जो रीजनल पावर्स थी वो डोमिनेट करने लगी, और मौर्यन एम्पायर में जो बड़े बड़े ऑफिसर्स रहे वही इन सबको कब्जाने लगे, जैसा आमतौर पे होता है। इस पे आने से पहले हम एक बात और कर रहे हैं
कि इसी अशोका या अशोक से थोड़ा बहुत पहले मौर्यन एम्पायर के टाइम पे, ध्यान रखना, चीन की दीवार बन रही है। ये पत्थरों से और ईंटों से बनाई गई है। अब ये जुनूनी लग सकता है कि 6400 किलोमीटर की दीवार बना के खड़ी कर रहे हो आप किसी देश की सुरक्षा के लिए, लेकिन उस टाइम के पर्सपेक्टिव में अगर आप देखोगे तो ये बहुत बड़ा काम रहा होगा और सही में इसने बहुत सुरक्षा की होगी, क्योंकि उस टाइम कोई ऐसे हथियार नहीं थे, हवाई जहाज हेलीकॉप्टर नहीं थे जो आप किसी कंट्री में घुस सको। तो उस सेंस में ये बहुत बड़ी है, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। तो क्यों बनवाई ये दीवार, क्यों बनवाई गई? और इसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, राजाओं का कंट्रीब्यूशन है, किसी एक राजा ने नहीं बनवाई है। तो ये दीवार बनवाने की वजह क्या थी? तो ध्यान रखना, जो चाइना का नॉर्थ एरिया है उसमें उनको जो पशुपालक, वहाँ पे कुछ जनजातियाँ रही होंगी उस टाइम, जैसे बाद में मंगोल्स वगैरह जो थे वो उसी टाइप के, उनसे पहले कोई रहे होंगे। तो इन पशुपालकों से उनको डर था अटैक का, इसीलिए इनसे जो वहाँ के नॉर्थ के लोग रहने वाले हैं चाइना के, उनको सुरक्षा देने के लिए ये दीवार बनवाई गई थी। ध्यान रखना क्यों बनवाई गई थी, ये रीजन मैंने लिख दिया है। अब हम बात करें कि मौर्यन एम्पायर टूटा फिर क्या हुआ। तो ध्यान रखना, मौर्यन एम्पायर जब टूटा है ना, तो कई सारे एरिया में अलग अलग पावर्स बड़ी हैं। देखो एक बात ध्यान रखना, बहुत बड़ा एम्पायर था, अफगानिस्तान तक कवर था ये, ठीक है, और साउथ तक कवर था। तो टूटा है, उसके बाद कौन कौन से पावर्स आई हैं उस पर क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। तो ध्यान रखना, पश्चिमोत्तर, नॉर्थ वेस्ट, जो आज का अफगानिस्तान पाकिस्तान है वो, और नॉर्थ जो पंजाब कश्मीर यूपी वगैरह ये सब कह सकते हो आप। तो ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में कुछ नए राजा आए और इन्होंने 100 साल तक हुकूमत की। उनको हिंद यवन राजा कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, इन हिंद यवन राजाओं के बाद नॉर्थ वेस्ट में यानी कि पश्चिमोत्तर में, वेस्ट में यानी कि पश्चिम में, और नॉर्थ में कुछ एरिया नॉर्थ का, यहां कौन आया? तो ध्यान रखना, सेंट्रल एशिया से, सेंट्रल एशिया से शक डायनेस्टी है, ये आइए माइग्रेट करके अटैक किया है और इस एरिया पे कब्जा किया है। ये शक लोग, इनकी जंग हुई है, लड़ाई हुई है, किससे? वेस्ट में और सेंट्रल यानी कि केंद्र, जो मध्य का भारत है ना, सेंटर का मध्य प्रदेश वगैरह वगैरह, ये छत्तीसगढ़, ये पश्चिम और मध्य में जो भारत है उसमें एक डायनेस्टी रूल कर रही थी, सातवाहन। तो इनसे जंग हुई है इनकी, ठीक है। और ये 100 BC के आसपास की हुकूमत है सातवाहनों की, और इन्होंने लगभग 400 साल तक हुकूमत की है, ठीक है, ध्यान रखना। हालांकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप इसको 2-3 बार सुन लोगे ना तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्वेश्चंस बनने में आसानी रहेगी। अच्छा, जब शक लोगों को किसने हराया? तो ध्यान रखना, एक कुषाणा डायनेस्टी आई है जिसने 500 साल तक हुकूमत की है, ठीक है। अच्छा, फिर कुषाणों के बाद कौन आए? तो ध्यान रखना, गुप्ता लोगों ने कुषाण लोगों को हरा दिया है और इन्होंने इनके एरिया पे कब्जा किया है। फिर गुप्ता लोग बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करेंगे, वो आगे आएगा। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं, हाँ एक चीज और, जो सातवाहन डायनेस्टी है, इनका, इनसे तो पंगा हुआ ही हुआ है। इन सातवाहनों को बर्बाद करने में कुछ एरिया में, इनके कुछ एरिया में जो पश्चिम और मध्य का भारत है, इनके बाद वाकाटक की हुकूमत हुई है। तो ये 300 AD के आसपास की बात है। अब हम बात कर रहे हैं कि उत्तर और मध्य का जो भारत है, ध्यान रखना कोई ऐसी सीमाएं नहीं खिंची हुई थी, तो इसीलिए मिक्सअप है थोड़ा थोड़ा। तो उत्तर और मध्य का जो भारत है, वहाँ पे मौर्य लोगों के जो आर्मी के रहे होंगे ऑफिसर, सेना नायक, उन्हीं में पुष्यमित्र शुंग कोई व्यक्ति था, उसने इन एरिया पे कब्जा कर लिया। तो ये शुंग डायनेस्टी आ गई यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना। इसको किसने हराया? तो ध्यान रखना, कण्व डायनेस्टी आई है, इन्होंने हराया। इनको किसने हराया? इनको गुप्ता ने हरा दिया। तो देखो, गुप्ता फैला रहे हैं अपने हाथ पैर, एम्पायर अपना बड़ा कर रहे हैं, इसीलिए ये एम्पायर बहुत बड़ा बनेगा। इसके बाद मौर्य एम्पायर के बाद अगर कोई बना है तो ये गुप्ता ही है।
अच्छा, फिर हम साउथ में आते हैं, साउथ इंडिया में। यहाँ 200 BC और 200 AD के बीच, यानी लगभग 400 साल, इस साउथ के एरिया में मौर्यन एम्पायर के बाद चोल डायनेस्टी, चेर और पांड्य, ये राजा हुए हैं 3। तो ये क्वेश्चन पीसीएस, यूपी पीसीएस में कई बार पूछा है कि इनमें से कौन सा वंश साउथ का नहीं था। तो ध्यान रखना, चोल, चेर और पांड्या, ये 3 साउथ के हैं। बाकी चौथा ऑप्शन जो भी देगा वो आंसर होगा। ये 500 AD के आसपास, यानी कि 400 साल इन्होंने लगभग शासन किया है। उसके बाद 500 AD के आसपास इस एरिया पे, इन तीनों के एरिया पे पल्लवा और चालुक्य लोगों ने अपना कब्जा कर लिया और इन्होंने फिर रूल किया है। आगे का जो चैप्टर आएगा उसमें इन्हीं को छोटे छोटे और तरीके से समझाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो शेयर करते रहिए। हैव अ नाइस डे।